नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं, वो हैं कांग्रेस के विवेक अवस्थी जी, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव रह चुके हैं। साथ ही वर्तमान में राजीव गांधी पंचायती राज में प्रदेश संयोजक भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत न- स्वागत है सर आपका जी स्टूडियो में। नमस्कार। जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि चुटका परियोजना क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है? चुटका जबलपुर से चुटका गांव ये जी, मंडला जिले में है। जी। और ये नारायणगढ़ टिकरिया जो पड़ती है उससे 7-8 किलोमीटर अंदर नर्मदा जी के तट पर है। इस पर ये परियोजना बनाई जा रही है। पहली चीज तो वहाँ के ग्रामवासी नहीं चाहते कि वो परियोजना बने। अभी तक ग्राम सभा में उसकी मंजूरी नहीं दी है। हुँ, दूसरी चीज कि नर्मदा मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है। हुँ। कोई ऐसी परमाणु परियोजना की जरूरत नहीं है। अगर चुटका परमाणु परियोजना बनाई जाती है तो जहां जहां भी परमाणु परियोजना बनाई गई है जिन भी देशों में, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, अमेरिका हो, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई। तो हम लोगों का ये मानना है कि ऐसी परियोजना नर्मदा जी के किनारे ना बनाई जाए, क्योंकि चुटका परमाणु परियोजना से जितने का लाभ नहीं है उतने का उससे नुकसान है। और नुकसान सिर्फ चुटका के गांव वालों को नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश को नुकसान है। और उस नुकसान की भरपाई, अगर वो नुकसान होता है तो आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। 10-20 साल तो ठीक है कि वो संयंत्र चलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम वैसी शुद्ध नर्मदा नहीं दे पाएंगे अगर ये परियोजना बनती है। जी, जैसे जर्मनी में भी हादसा हुआ तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। और जापान में भी, अमेरिका में भी, ये मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड है। जो इस पर काम कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने मुझे ये सब दिया है। जी। तो आपने इसके विरोध में काफ़ी आंदोलन भी किए हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए? चुटका परमाणु परियोजना के विरोध में हम लोग, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इसका आंदोलन कर रहे हैं। मंडला में भी कर रहे हैं, सिवनी में भी कर रहे हैं, और नरसिंहपुर में भी कर रहे हैं। जी, और ये जो चुटका परमाणु संयंत्र लग रहा है, तो इसमें करीब 1 साल से मैं आंदोलनरत हूँ। हम लोगों ने एक मीटिंग करी थी पूरे महाकौशल की, और उसमें ये तय किया था कि इस आंदोलन को अपन करेंगे, क्योंकि नर्मदा मैया जो हमारी आस्था का केंद्र है, अगर हम नर्मदा मैया को बचाना चाहते हैं तो इस आंदोलन को जन आंदोलन बना के उस परियोजना को रुकवाना पड़ेगा। तो मैं लगातार 1 साल से ये जन जागरण अभियान चला रहा हूँ। मैंने नर्मदा जयंती के अवसर पर भी उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और लोगों को पर्चे के माध्यम से उसके नुकसान बताए थे। साथ ही हम लोग इस पे पदयात्रा भी कर चुके हैं चुटका से आदिवासी भाइयों के साथ। विधायक हमारे डॉक्टर अशोक मरसकोले भी थे मंडला जिला के, और राजकुमार सिन्हा जी जो इस पे लगातार काम कर रहे हैं, और हमारे आदिवासी साथी करीब 600-700 चुटका गांव के और आसपास के लोगों ने, हम लोगों ने लगातार पद यात्रा करके कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया था जी, कि इस परियोजना को ना बनाया जाए। जी। तो मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कवरेज को लेकर क्या समस्या थी? राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज की समस्या क्या पूरे देश को मालूम है जी, कि गोदी मीडिया सिर्फ मोदी मोदी दिखाती है। और राहुल जी की यात्रा को तो वो बता ही नहीं रहे थे, जी, परंतु वो जनता में ऐसी पॉपुलर हुई कि मजबूरन उन्हें दिखाना पड़ा, क्योंकि जनता के प्रति एक चीज है कि राहुल गांधी निकल रहा है तो सवेरे 5 बजे से लोग, मैं उनके साथ उस यात्रा में था, पूरे मध्य प्रदेश में था। तो जब सवेरे 5 बजे से महिलाएं, बच्चे और पुरुष लाखों और हजारों की संख्या में छोटी छोटी जगहों पे खड़े रहते थे जी, कि राहुल गांधी निकल रहे हैं। जी, जी। तो क्या प्रॉब्लम थी? बस यही कि उनको नहीं कवरेज उनको मिल रहा था? नहीं नहीं, अपने जिले में मैं उस यात्रा का प्रभारी था। जी, तो जब मैं कई गाँव में गया, सैकड़ों गाँव में जबलपुर जिले के में गया, और सैकड़ों किलोमीटर जबलपुर जिले में भी मैं पैदल चला। तो मैं एक गाँव में, कुंडम के पास एक गाँव में गया, जहाँ मुझे करीब-करीब 60-70 महिलाएँ मिली। तो मैंने और मेरे साथियों ने उन्हें बताया कि हम लोग एक यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि हमारे नेता कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं। तो वो क्यों चल रहे हैं, ये संदेश हम जन-जन तक पहुँचाना चाहते हैं कि उन्हें निकलने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो उन महिलाओं ने पूछा हमसे कि कौन सी यात्रा? तो हम
फिर हम मॉर्निंग वॉक में सवेरे जा रहे थे, तो 2-4 लोगों ने हमसे सवाल किए कि कौन-सी यात्रा? तो फिर जो कवरेज नहीं मिल रहा था, तो हमने एक जबलपुर में एक टीवी चलाई और उसका लाइव जो यूट्यूब पे चलती थी राहुल गांधी जी की यात्रा, तो उसको हम दिखाते थे पब्लिक को चौराहे-चौराहे पे खड़े करके और गाँव-गाँव भेज के कि तो काफ़ी भीड़ उसको देखती थी। जिस भी चौराहे में वो गाड़ी खड़ी रहती थी और उसमें बजता था वो जो राहुल गांधी की यात्रा का गाना था, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, तो लोग देखते थे। और फिर जब मध्य प्रदेश में आई वो यात्रा, तो मीडिया ने कवरेज देना शुरू किया, क्योंकि वो पब्लिक का दबाव खूब बन गया था। इस कारण से उस यात्रा को फिर कवरेज दिया, पर जितना कवरेज मिलना था राहुल गांधी की इतनी बड़ी यात्रा को, जिसने पूरी दुनिया ने सराहा, कि जब संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, जब प्रेस उनकी वक्तव्य को सही ढंग से नहीं छाप रही थी और सिर्फ मोदी मोदी कर रही थी, माने झूठ को छाप रही थी और सच बता नहीं रही थी, तो हमारा नेता किसानों की समस्याओं के लिए, युवाओं के रोजगार के समस्याओं के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए और अन्य चीजों के लिए निजीकरण के विरोध में पूरे देश के संसाधन जो अपने 2 उद्योगपतियों को दे दिए थे। कोई भी आंदोलन दमनकारी चल रहा था, किसान 1 साल से बैठे थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हमारे नेता ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है जनता, और जब विधानसभा, लोकसभा और सब लोग सुनने वाला कोई बचा ही नहीं है, तो अब जिसने सबको बैठाला है, तो उनके पास हमारा नेता गया और उसका बहुत फर्क पड़ा। सरकार आज दबाव में है, राहुल गांधी के दबाव में है। जी। तो भारत जोड़ो यात्रा जिसका कि आपको पूरा दायित्व दिया गया था जबलपुर का, तो जबलपुर नहीं आई। तो इसे लेकर क्या किया फिर आपने? मतलब किस तरह से प्लानिंग थी? क्योंकि हर जगह तो गई नहीं थी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां नहीं गई थी, जी, वहां वहां उप यात्राएं निकाली गई थी। ओके। तो ये जो हम लोग को जो उप यात्रा मिली थी, एक तो वो स्वरूप था और दूसरा जन जन तक राहुल जी का संदेश पहुंचाने का हम लोग का काम था, जो भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि वो जो अनूपपुर वाली यात्रा जो मंडला के रास्ते से हमें बरेला में मिली, तो उसमें संविधान और तिरंगा था। तो वो तिरंगा और संविधान, क्योंकि राहुल जी जो निकले थे, वो भारत के संविधान से छेड़छाड़ हो रही है। आज जाति, धर्म और दुनिया भर के अलावा और कोई बात ही नहीं हो रही। तो राहुल जी उसका जो संदेश था कि ये संविधान बचाना है हमें, तो संविधान को और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर हम लोग निकले थे। तो बरेला के पास हमें मंडला वालों ने दी और हमने जाके वो नरसिंहपुर जिले के जो प्रभारी थे और जी, नरसिंहपुर के जो कांग्रेस जन थे उनको सौंपी। फिर नरसिंहपुर वालों ने आगे होशंगाबाद वालों को, और ऐसे ही होते हुए वो हरदा के रास्ते से फिर राहुल गांधी जी की यात्रा में मिली। जी। पंचायती राज व्यवस्था से आप किस तरह काम करते हैं पंचायती राज व्यवस्था? ये हमारा जो संगठन है पंचायती राज व्यवस्था ही पे है, और ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है। राजीव गांधी जी ने जो बापू जो कांग्रेस है, हमें हमारी कांग्रेस और वर्तमान समय की कांग्रेस, ये महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलती है। तो महात्मा गांधी का ये एक सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जब होगा, जब ही वास्तविक आजादी मानी जाएगी। तो महात्मा गांधी जी का जो सपना था उसको लेके सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान के एक गांव में इसका एक पहला प्रयोग किया, और उसके बाद तमाम कमेटियां बनाई। लेकिन सबसे ज्यादा काम हुआ राजीव गांधी जी के टाइम पे, और राजीव गांधी जी के टाइम पे लोकसभा में विधेयक इसको पास भी कराया राजीव गांधी जी ने, और राज्यसभा में एक वोट से ये रह गया था। और उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को नरसिंह राव जी की सरकार में ये पास हुआ। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि गांव की सत्ता गांव के पास, शहर की सत्ता शहर के पास। ये नहीं कि दिल्ली से गांव की सत्ता संचालित हो, या शहर के मुख्यालय से कलेक्टर साहब या अन्य अधिकारी या लोग मिलकर गांव की सत्ता संचालित करेंगे। तो मुख्य रूप से जो उनका उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो उस पे ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन काम करता है। ओके। नर्मदा जंगल और शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करो, आपने ये मुहिम चलाई थी, तो कितनी सार्थक हुई है? देखिए, सार्थक तो जब ये मानी जाएगी जब हमारी नर्मदा मैया
एकदम पवित्र हो रहेंगी ये गंदे नाले और ये उसमें नहीं चुटका मिलेंगे। चुटका संयंत्र। जी। ये हम इसको रुकवा पाएंगे तब जी। हमारी ये मुहिम सार्थक मानी जाएगी। पर ये गूंगी बहरी सरकार, जब तक जन आंदोलन हमारा तगड़ा नहीं होगा पूरे महाकौशल और पूरे प्रदेश का, पहली चीज, तब तक ये हम सफल नहीं मान सकते। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं इसमें कि जनता को हम ज्यादा से ज्यादा इसका दुष्परिणाम बताने की कोशिश में लगे हैं। तो अभी ये हमारा लगातार चल रहा है, माने प्रोसेस में है हमारा आंदोलन ये। ओके, मतलब ये माना जाए कि अगर आपकी सरकार आती है सत्ता में तो ये काम हो जाएगा। हाँ, ये 100% होगा। जी। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। उनने नर्मदा परिक्रमा भी करी थी 3300 किलोमीटर की, और वो नर्मदा भक्त हैं, तो उनने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। जी। जब वो परिक्रमा के दौरान थे तो वहां पे उस गांव के पास से निकले थे, जी। लोगों ने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने एक पत्र भी प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है कि भैया इसको रद्द करो। जी। कृषि बिल को लेकर आपने काफी आंदोलन किए, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, कृषि बिल के टाइम पे जब वो कृषि बिल आया तो लोगों से पूछा ही नहीं गया। भारत का संविधान लगभग 3 साल में बनाया गया था। भारत ऐसा देश है जिसका संविधान दुनिया में सबसे अच्छा संविधान है। भारत के संविधान में ये अंकित है कि जो लोग रहने वाले हैं उनकी मूलभूत समस्याओं और उनके सुविधा के आधार पे कानून बनाए जाएंगे जो उनको पसंद होंगे। परंतु वर्तमान में जो काम चल रहा है, एक आदमी का, वो संसद में चर्चा नहीं करा रहा, विधानसभा और अन्य जगह की तो बात छोड़ो आप, जब संसद में चर्चा नहीं होगी, एक आदमी का मुंह कानून हो गया, वही कानून बना रहे हैं। खड़े हुए रात में 12 बजे बोले नोटबंदी, गवर्नर कह रहा है कि हमें नोटबंदी के बारे में नहीं मालूम। खड़े हुए बोले कृषि बिल चेंज कर दिया अपने उद्योगपति दोस्तों के हिसाब से। तो कृषि बिल में हम लोगों ने, हमारी पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी का संदेश था, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, उनका संदेश था कि आप किसानों के पास जाओ और किसानों में ये जन जागरण करो कि ये बिल में क्या होगा, क्योंकि ये सरकार बताती ही नहीं है। पहले उद्योगपति लोग कानून बनाते हैं और वो अपने फायदे के हिसाब से कृषि बिल पारित कराना चाहते थे। आज अगर एमएसपी बंद हो जाएगी तो किसानों की बहुत, वो बेचारे दया के पात्र हो जाएंगे, इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी। वैसे भी शिवराज और मोदी के राज में किसानों की बड़ी बुरी दुर्दशा है। वो एमएसपी पे उनकी नज़र है कि उनके उद्योगपति दोस्तों ने कृषि बिल बनने के पहले बड़े बड़े गोदाम बना लिए थे। अब उसमें कृषि बिल में ये था कि मंडियां प्राइवेट होंगी, तो मंडी कोई छोटे मोटे किसानों की, 100 एकड़ वाले किसान की भी मंडी नहीं हो सकती। मंडी तो उनके दोस्त ही बनाते हो, 2-3 जो जिनको बेच रहे हैं। तो अन्न पे और भारत की कृषि भूमि पे अगर कृषि बिल बन जाता तो पूरा अधिकार उनके उद्योगपति दोस्तों को हो जाता। उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सिस्टम था, उसमें सबसे बड़ा न्यायालय था एसडीएम का न्यायालय, और आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो छोटा किसान हिंदुस्तान में 85 से 90% किसान जो है उसके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। तो हमें, हमारी पार्टी ने ये दायित्व दिया था कि तुम किसानों को जाकर जन जागरण करो और उसके दोष समझाओ जिसमें किसान इस आंदोलन में खड़े हों। तो किसान भाई खड़े हुए और वो कृषि बिल सरकार को रद्द करना पड़ा। मनरेगा योजना में मजदूरों की क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? मनरेगा में तो काम ही नहीं हो रहा, सब मशीनों से काम कराया जा रहा है। 2-3 साल पहले मनरेगा में हम लोगों ने काफ़ी जगह गए थे, और अभी भी जहाँ गांव में जाते हैं तो पूछते हैं, तो ज़्यादातर लोग मशीनों से काम करा रहे हैं, और मजदूरों को तो ये मालूम भी नहीं है कि वो कितने दिन काम कर रहे हैं। प्योर दलाली का काम चल रहा है मनरेगा में। और माने मनरेगा के प्रति और गांव में रोजगार देने के प्रति और गांव के प्रति न केंद्र सरकार की अच्छी नीयत है और न प्रदेश सरकार की अच्छी नीयत है, न इनके नेताओं की नीयत है। इनका तो सिर्फ एक चीज़ रहता है कि फंड आया तो कैसे निकाला जाए, वो आदमी के खाते में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि रोजगार सहायकों के पास को मालूम है कि इनने कितने दिन काम किया, इनने कितने दिन नहीं किया। उन मजदूरों को नहीं मालूम कि उनकी हाजिरी कितने दिन की भरी गई। तो ये पूरी तरह से इनने मनरेगा का जो ढांचा है वो चरमरा दिया है, जबकि मनरेगा से अच्छी कोई योजना नहीं है। पूरी दुनिया ने इसको सराहा था, और कोरोना के टाइम में इन लोगों ने देख लिया कि कैसे मनरेगा सफल योजना थी या खराब योजना थी।
जी, जैसे आपने कोरोना की बात की, तो कोरोना काल में आपके द्वारा जनहित के क्या कार्य किए गए? कोरोना के काल में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी जी ने हम लोगों को निर्देश दिए थे, और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का निर्देश था कि सेवा ही धर्म है। तो सेवा ही धर्म में WHO, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उससे हम लोगों को एक पर्चा गाइडलाइन मिली थी। तो वो गाइडलाइन हम लोग बस्तियों में जाते थे जहाँ घनी बस्ती हैं, और उन बस्तियों में लोगों को रहने का तरीका बताते थे और कोरोना बचाव कैसे हो। तो मैं जबलपुर पश्चिम विधानसभा की लगभग लगभग सभी बस्तियों में गया था, और वो बहुत ही डरावना माहौल था कोरोना में। कोरोना में जबलपुर जो दूसरी जो लहर थी, उस लहर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसने अपने परिवार के लोगों को ना खोया हो। तो वो बहुत डेंजरस टाइम था, और इस टाइम पे हमारे नेता ने कहा था कि इसमें राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि जब लोग रहेंगे तो अपन राजनीति कर लेंगे बाद में। पहले अभी लोगों को बचाओ, उन्हें इससे बचने के तरीके बताओ, क्योंकि कोरोना के टाइम में ऐसा होता था कि जो अपन करते थे कि जांच हुई, बोले पॉजिटिव है, 3-4 दिन उन्हें भर्ती रखा, उसके बाद बिना जांच के छोड़ दिया जाता था। अब अगर वो ढंग से नहीं रह रहे तो उन्हें फिर दोबारा कोरोना होगा, और कोरोना में ना कोई अस्पतालों की ढंग से व्यवस्था थी। और दूसरी चीज जो आपने मुझसे पहले पूछा जी, कि जंगल शिक्षा जी, और नर्मदा पे आपने क्या किया, जी, तो जंगल, इस जो हमारी छुटका परमाणु परियोजना है, इसमें जंगल भी बहुत डूब रहा है। इस क्वेश्चन के से अलग मैं बता रहा हूँ पहले नहीं, नहीं, वाले में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारा जंगल भी बहुत डूब रहा है। तो अपन ने कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कितनी मुश्किल से मिल रहा था, और बहुत सारे लोगों की तो इसी में जान गई घबराहट में कि उनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई, सरकार दे ही नहीं पाई। बहुत माने कोशिश के बाद हम लोग भी कोशिश करते थे मिलने जुलने की कि ऑक्सीजन मिल जाए, परंतु नहीं मिली। अब जब जंगल, जो हमें हमारे जीवन में करोड़ों करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन देता है, अगर आप ये अंधे विकास में, जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, जो हमारी प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है, और प्रकृति का नर्मदा मैया हम लोग सबकी आस्था का केंद्र है, तो ऐसी चीज में अगर हमारा जंगल भी डूब रहा है और कट रहा है, तो फिर हम लोग के पास प्राण वायु ही नहीं आएगी। नकली ऑक्सीजन से हम कितना चलेंगे? वो कोरोना में हमने सबसे ज्यादा देखा उसका। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी काफ़ी पकड़ है, तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण जनों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल पाता है या नहीं? देखिए, पकड़ नहीं है, क्योंकि हम पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हैं, जी, तो हम शहर में भी काम करते हैं, ग्रामीण में भी करते हैं। तो मैंने कोई चुनाव तो लड़ा नहीं कि मुझे अभी पकड़ का मालूम हो कि मेरी कितनी पकड़ है। जी, तो मुख्य रूप से ये है कि ग्रामीण जन में ना राशन ढंग से बिक रही है, ना मनरेगा की मजदूरी सही ढंग से चल रही है, और जो किसानों को भी तरसा-तरसा के चीज़ें दी जाती हैं। पैसा जो, बिजली भी ढंग से नहीं मिल पाती है। ये जो वादे हैं मुख्यमंत्री के ज़्यादातर झूठे हैं। तो सरकारी योजनाएँ तो एक तरीके से मिल नहीं रही। अब अगर मिल रही होती तो आप सोचो ना कि मुख्यमंत्री 18-19 साल भाजपा का शासन हो गया, और अगर ये इनको कॉन्फिडेंस होता, तो अब ये लाडली योजना ललचाते काहे को, जनता को फिर लॉटरी क्यों दिखाते, अगर इनकी योजनाएँ सफल होती। ग्रामीण जन को और शहरी जन को इनने बहुत कस के परेशान कर रखा है। अब ये सिर्फ़ पैसा देके वोट खरीदने के चक्कर में, तो इनने काली कमाई तमाम चीज़ों से करी है। तो ये लालच ना देते, अगर इनकी योजनाएं जमीन पे होती, तो ये डंके की चोट पे जीतते। जी। किसानों की समस्याओं को सामने लाने में या उनको हल करने में आपका क्या योगदान है? जैसे हमारे पास लोग आते हैं, और किसी को खाद नहीं मिल रहा, किसी की जमीन की नपाई का कोई का नामांतरण नहीं हो रहा, और भी किसानों की बहुत सारी समस्याएं रहती, जैसे मंडी के टाइम पे उनको सही भाव नहीं मिलता है। MSP जो है, उस पे पहले ही दलाल लोग कुछ करते हैं, तो उस पे बहुत सारी चीज़ों का जो शासन की योजना है सही, और वो उन पे नहीं पहुंचती। तो हम कोशिश करते हैं, हालांकि ये गूंगी बहरी सरकार है, इसके अधिकारी हाँ हाँ ज़्यादा कहते हैं, इनको जन समस्या से कोई मतलब नहीं, ये तो सिर्फ चमचागिरी में लगे रहते हैं। तो जिस किसानों की समस्याओं के प्रति हम लोग हल्ला करते हैं, और किसानों और पब्लिक के दबाव में जो हो पाता है वो होता है। बाकी ये गूंगी बहरे अधिकारी और गूंगी बहरी सरकार न किसानों के प्रति कोई इनकी जवाबदारी समझते हैं, ना आमजन के प्रति। जी, पर शहर में तो आपकी सरकार है। यहाँ जबलपुर का विकास क्यों फिर रुका हुआ है? देखिए क्या होता है, जब आप देखो मध्य प्रदेश में 2-4 जगह हमारे महापौर हैं, जी,
तो अधिकारी तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पे चलेंगे ना, महापौर या हमारी सरकार क्या कर लेगी। हम लोग चिल्ला ही सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कमिश्नर तो उनकी बात ज़्यादा मानेगा ना, जो भी सरकारी अधिकारी रहेगा तो वो तो मुख्यमंत्री और भाजपा के हिसाब से चलेगा। फिर भी हमारे कांग्रेस के लोग, जिनकी महात्मा गांधी की विचारधारा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम और जबलपुर शहर को नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है जब से कांग्रेस के लोग बैठे हैं। जी। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों को पंचायती राज का अधिकार मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा। आप देखिए, जब हम 93 से 2003 के बीच में थे, जी। तो जब ये कानून बना था तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पंचायतों को अधिकार दिए। आज गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पंचायतों का विकास रुका हुआ है बिल्कुल। सरपंच जो है, सरपंचों को कोई अधिकार ही नहीं है, जनपदों को कोई अधिकार ही नहीं है। सब सचिव और तमाम जो अधिकारियों के पास अधिकार है। हमारी जब मध्य प्रदेश में 93 से 2003 तक सरकार थी, तो वो अधिकार था ग्राम स्वराज का अधिकार, और वो अधिकार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने जैसे ही लागू हुआ वैसे ही दिया। और उस अधिकार में क्या था, नामांतरण ग्राम सभा कर देती थी। माने शिक्षकों की भर्ती, गांव के स्कूल जो आज बहुत बदहाल हैं, उन स्कूलों में सारे जो मास्टर हैं आज, वो हमारी उस पंचायती राज व्यवस्था के तहत करे गए थे। और पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम न्यायालय बना दिए थे कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जो होते हैं, उन लड़ाई झगड़ों को पे इधर शहर आने में जो व्यय होता है गांव के गरीब लोगों को, वो गांव में ही बैठ के निपटा दिए जाते थे। और ग्राम सभाओं को इतने अधिकार थे कि गांव के विकास के लिए सारी चीजें ग्राम सभा ही तय कर ले। और महात्मा गांधी का एक सपना था, और जो कानून बन चुका है, जो श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बनाया है, उस कानून में यह है कि जैसी लोकसभा विधानसभा वैसे ही ग्राम सभा, ग्राम सभा को भी उतने ही अधिकार हैं। और जो खनिज संसाधन पंचायतों में होते थे, उनका सीधा पैसा ग्राम पंचायत के खाते में पहुंचता था। सरपंच या ग्राम वासियों को यहाँ कलेक्टेड और जनपद और ब्लॉकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। ये व्यवस्था हम दे चुके हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार पुनः बनती है तो फिर से ये व्यवस्था लागू होगी। जी। व्यापम को लेकर आपने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था, तो ये किस तरह का अभियान था ये? व्यापम एक ऐसी मध्य प्रदेश का दाग है व्यापम, क्योंकि व्यापम ने एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खा गया। अभी आप देखो, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, वो भी व्यापम ही जैसा है। इसके पहले जब व्यापम हुआ तो हम लोगों ने एक चीज सोची कि किससे बोले। जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी यही उद्देश्य था कि किससे बोले। मुख्यमंत्री भाजपा का, विधायक भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा का, सब लोग भाजपा के। अब भाजपा के लोग तो सुने नहीं, उन्हीं ने घोटाला किया है। तो हम लोगों ने कहा जनता जो इनको बनाती है उसके पास चलो, क्योंकि व्यापम एक ऐसा मध्य प्रदेश के लिए दाग है कि वो छूट नहीं सकता, और वो हुआ है। और उससे जो नुकसान हुआ, तो हम लोग पब्लिक के बीच में गए और पब्लिक को व्यापम आंदोलन हमने बताया। और हम लोगों ने राष्ट्रपति महामहिम को एक पोस्ट कार्ड में लिखवाया कि भैया इसमें लिखो व्यापम घोटाला की जांच हो। शिवराज को हटाने के लिए चौराहे चौराहे पे हम लोगों को खूब जन समर्थन मिला। लोग रुक के पूछते थे, क्योंकि लोगों को आधी चीज तो मालूम नहीं रहता, जिस जो भुक्तभोगी होता है उसी को पूरी जानकारी होती है। तो हम लोगों ने शहर के करीब करीब हर चौगड्डे में व्यापम के नाम से पोस्ट कार्ड अभियान चलाया और इस सरकार को बेनकाब करने की कोशिश की। जी। इस विधानसभा चुनाव में जो आगामी आने वाले हैं, क्या आपकी भी कोई मंशा है चुनाव लड़ने की, और अगर है तो किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहेंगे? देखो, आपको मैं साफ बताऊं, जो सक्रिय राजनीति करता है उसकी मंशा तो रहती है चुनाव लड़ने की। जी। तो चूंकि मैं पार्टी में लगातार पूरे 5 साल काम करता हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि चुनाव का सीजन आया तो काम किया। मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बता सकता हूँ कि पिछले 10-15 साल से मैं लगातार कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ। जी। तो मुझे जहाँ से भी पार्टी कहेगी मैं लड़ूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव होता है वो पंजे का चुनाव होता है। और महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा के जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, बूथ-बूथ तक हैं। तो हमें पार्टी जहाँ से भी निर्देशित करेगी वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सबसे ये कहेंगे कि ये बहुत कठिन समय है। ये कठिन ऐसा समय है कि जैसा 1947 के पहले था ना,
वही समय अभी चल रहा है। जे भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें हम कांग्रेसी लोग तो खुल के बोल ले रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं। जिनने अपना जीवन दिया था इन इस भाजपा को बनाने में, वो अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी अंग्रेजों की नीतियों पे काम कर रही है। तो इस सरकार को अपन को हटाना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र जिंदा रखना है, तो अपन को भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को पद से अलग करना पड़ेगा। ये आप लोग सब अपने, जिनको मैं ये बात जहाँ तक जा रही है, आप लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि लोकतंत्र में बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो इन्हें बदलें। कल के दिन अगर कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही तो कांग्रेस को बदलें। तो बदलते रहेंगे तो लोगों में डर बनेगा, नहीं तो वो राज शासन टाइप का हो जाएगा। तो इन्हें इस बार इन लोग को सबको हटाएं और नई सरकार देखें। बिल्कुल, चलते-चलते बस एक छोटा-सा सवाल और कि आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बिल्कुल क्लियर जनता बोल रही कि कांग्रेस की सरकार। जी, तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, तो हम बात कर रहे थे विवेक अवस्थी जी से, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बहुत ही स्पष्टता से अपनी बात रखी है। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।